फरमाई दीजिएगा कि आज वो कर दिखाया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो बार बार अवॉइड करते रहे साबिक चीफ जस्टिस, मगर ऐसी तो कोई अनहोनी नहीं हुई कि आसमान गिरा हो या जमीन फटी हो। सारे फुल कोर्ट बैठा, बड़े जबरदस्त तरीके से प्रोसीडिंग्स आगे चली। हाउ डिड यू सी देम? बहुत शुक्रिया मेहर, आपने मौका दिया। मेरे लिए तो ये कम से कम आज एक ताज़ा हवा का झोंका था। चीफ जस्टिस साहब यही अवॉइड कर रहे थे। काजी साहब जो चाह रहे थे वो आज नहीं हुआ। काजी साहब ने आज प्रोसीडिंग्स जो हैं उनके अंदर जो चीज वो जिस तरह से उनको रन करना चाह रहे थे वो नहीं हो पाई। जजेस की तरफ से ये वाज़ेह हो गया कि एक नजरियाती तौर पे इख्तलाफ है इस मामले पे जजेस के दरमियान। ये महज ये अदले बंदियालवी का मसला नहीं था कि एक चीफ जस्टिस के पीछे लोग लगे हुए थे। आज जूनियर जजेस भी बोले, अपनी राय का इजहार किया। सीनियर जजेस के अंदर भी एक वाज़ेह स्प्लिट नजर आया। तो ये दिखाने के लिए, ये बर्दाश्त करने के लिए दिल चाहिए होता है, एक हिम्मत चाहिए होती है। ये बंदियाल साहब के अंदर वाज़ेह तौर पे नहीं थी। यानी काजी साहब के सवाल के ऊपर सवाल किए जा रहे हैं, उनके सवाल के खिलाफ सवाल किए जा रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा काजी साहब के साथ एक दलाइल की जंग थी। यानी कि वकला तो बेचारे, खासतौर पे वो जो पहले वकील साहब ख्वाजा तारिक साहब थे, वो तो महज एक पंचिंग बैग थे। वो तो वहां पे एक उज़र से खड़े हुए थे, वो एक बहाना थे। असल दलाइल तो ट्रेड, असल जिरा तो दलाइल तो ट्रेड हो रहे थे बिटवीन काजी साहब एंड मुनीब साहब एंड देन मंसूर अली शाह साहब एंड मुनीब साहब एंड देन इजाज साहब एंड मिनल्ला साहब। मतलब ये मेरे ख्याल से ये खलीजपुर अगर होंगी तो इसी तरह होंगी कि एवरीवन गेट्स अ से, एवरीवन इज हर्ड एंड देन एवरीवन वोट्स। एंड बिकॉज एवरीवन विल बी हर्ड एंड देन एवरीवन विल वोट, तो कम से कम एक हुकूमत के पास ये पोजीशन नहीं होगी कहने की कि असल में 3 जजेस जो हैं वो कुछ और कह रहे थे, 4 कुछ और कह रहे थे, तो हमारे ख्याल में हम उन 4 के साथ चलेंगे जो कि पहले कुछ और कह रहे थे। जिस आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का ताजा हवा का झोंका था। ये मामला तो खत्म जी खत्म होगा, मगर ये एक्ट ऑफ, हमने देखा कि सेटल लॉ वर्सेस एक्ट ऑफ पार्लियामान की डिबेट बड़ी मुतहर्रिक रही। लेकिन मोइज, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास मुद्दत मुलाजमत के फकत 13 माह हैं। अब इन 13 माह में ये भी इतलात है कि 1 हफ्ते बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने एक जज का मामला भी रखा जाएगा। दूसरा अहम तरीन मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक भी है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने गुज़िश्ता कई माह से अपना मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं होता वो किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। और अब उन्होंने इस बात का इजहार और अमली तौर पर करके भी दिखाया। तो मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक केस के बेंच से अलहदा होते वक्त भी उन्होंने यही कहा था। लेकिन अगर अब ये वाला बिल जो है ये वैलिड लॉ अगर बन जाता है तो आप क्या देख रहे हैं? मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक केस डिक्लेयर होता है, उसके ऊपर भी नया बेंच बनेगा, उसके अंदर वो शामिल होंगे, खुद नहीं होंगे? जी, अगर ये वैलिड लॉ डिक्लेयर हो जाता है तो फिर तो एक बिल्कुल अलग सिचुएशन में होंगे जहां पे ये फैसला होना होगा कि उसके बाद जो सारी चीजें हुई हैं वो ठीक हुई हैं या नहीं हुई हैं। वो जाहिर है डिफैक्टो डॉक्ट्रिन के तहत सेव किया जा सकता है। आज मेरे ख्याल से मिनल्ला साहब ने भी इस तरफ इशारा किया था। 184(3) के हवाले से तमाम मुकदमा जो कम से कम जेर इल्तवा हैं उनके अंदर तो एक बुनियादी फर्क आ जाएगा फौरन ही। वो तो वैसे भी आ जाएगा। काजी साहब ने आज दिखा दिया कि फुल कोर्ट ही बैठे जहां बुनियादी इंपॉर्टेंस के मामलात हैं। लेकिन जो दीगर बेंचेस हैं उनकी भी तरतीब में अगर काजी साहब चाहें तो वो बगैर इस मुकदमे पे फैसला किए फिर भी एक कंसेंसस और कलीजियम से बेंचेस बना सकते हैं। लेकिन अब आइंदा हफ्ते में क्या होना है और किस तरह बननी है, क्योंकि अमूमन बेंचेस जो हैं वो एक पिछले हफ्ते की बनाई जाती हैं, तो वो इंटरेस्टिंग होगा देखना। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया मोइज जाफरी साहब। इंटरेस्टिंग सिर्फ नहीं होगा, अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स इंडीड।